Everyone, welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delayed, let's get started. हमारी फर्स्ट न्यूज है फर्स्ट साइंस रिजल्ट फ्रॉम आदित्य L1 इसरो's सन मिशन इज आउट। इस न्यूज को समझने के पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आदित्य L1 मिशन से। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। ये एक इसरो का मिशन है जो कि सन की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था, सन की इन डेप्थ स्टडी के लिए। इसके अंतर्गत बेसिकली होगा क्या कि हम सन के कोरोना वाले पार्ट, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, सोलर विंड, इन सारी चीजों की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जिससे कि हमें मदद मिलेगी पूरे सोलर सिस्टम को समझने के लिए। क्या कि किस तरह से सोलर फ्लेयर्स या सोलर विंड जो कि सन से रिलीज आउट होती है और उनका इफेक्ट हमारे अर्थ पर क्या पड़ता है और उस इफेक्ट को किस तरह से कम किया जा सकता है। पूरे सोलर सिस्टम को बेसिकली सोलर सिस्टम में ड्राइविंग जो फोर्स है, जो फ्यूल है, वो सन से ही मिलता है। सन किस तरह से काम कर रहा है, आदित्य L1 मिशन के थ्रू हमें पूरा इन डेप्थ पता चलेगा। सन के बिहेवियर के बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, फ्लेयर्स के बारे में, ये सारा नॉलेज हमें आदित्य L1 मिशन के द्वारा ही प्रोवाइड होगा। बेसिकली ये जो मिशन है ये हम लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्टैब्लिश करने वाले हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं। जैसे दो बॉडीज है, एक सन एक अर्थ, इन दो बॉडीज के बीच में ऐसे 5 पॉइंट्स है जहां पर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस्ड रहता है। मतलब कि क्या होता है, जैसे अर्थ है, अगर हम अर्थ में किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो अर्थ की ग्रेविटी से इफेक्ट होकर के वापस नीचे ही गिर जाता है। सिमिलरली हर एक बॉडी की अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है, जिसकी वजह से अगर उस ग्रेविटेशनल फोर्स के एम्बिट में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो वापस उस जगह पर गिर जाता है। बट अर्थ और सन के बीच में 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों की ग्रेविटीज बैलेंस आउट हो जाती है। मतलब कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वहां पर स्टेबलाइज करना चाहते हैं तब हमें एक्स्ट्रा किसी फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। वो दोनों की ग्रेविटी से बैलेंस होकर विदाउट एनी फ्यूल वहां पर स्टेबली एग्जिस्ट कर सकता है। ये है 5 लैग्रेंज पॉइंट्स। सिमिलरली इस सन को समझने के लिए हमने लैग्रेंज पॉइंट 1 का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने अपना आदित्य L1 मिशन इंस्टॉल किया है, जिससे हम सन को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब जो आज की न्यूज आई है वो कहती है कि हमारे पास पहली ऐसी स्टडी सामने आई है, मतलब कि जो आदित्य L1 मिशन है उसने अपने प्रिडिक्शंस प्रोवाइड किए हैं कि आने वाले समय में हमें कब सोलर मास एजेक्शन देखने को मिलेगा। बेसिकली होता क्या है कि सन कोई ऐसे सॉलिड सरफेस तो है नहीं, वो गैसेस का ही एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर है। वहां पर फ्लेयर्स निकलती हैं। कई बार क्या होता है, सन से फ्लेयर्स निकलकर बाहर स्पेस में घूमने लगती हैं और समटाइम्स वो अर्थ के एम्बिट में भी आ जाती है, जिसकी वजह से अर्थ का सैटेलाइट सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए हमें पहले से ही प्रिडिक्शन मिल गया है कि इस टाइम पे, मतलब कि नेक्स्ट ईयर जुलाई के मंथ में हमें सोलर मास एजेक्शंस देखने को मिल सकते हैं और उसका इम्पैक्ट कम हम कर सकते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट इन न्यू दिल्ली फ्रॉम टुमारो। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ कोलैब करके मिल करके फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन लिया है। कल से, मतलब कि 5 नवंबर से ये समिट ऑर्गेनाइज की जाएगी। ये हमारी बेसिकली एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अच्छा पिलर साबित होगा। मतलब कि हम सब जानते हैं, पहले हम एक पॉलिसी पे चल रहे थे, दैट इज लुक ईस्ट। जो इंडिया की ईस्टर्न कंट्रीज हैं उस तरफ इंडिया ध्यान देगा। अब हमारी वो पॉलिसी और एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है, दैट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जो इंडिया के ईस्टर्न साइड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड रिलेशंस बढ़ाना,
मतलब कि आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करना, इन सब के तहत इंडिया अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एशियन नेशन के साथ मिलकर के एक एशियन बुद्धिस्ट समिट कंक्लूड करने वाला है। इससे क्या होगा, हम सब जानते हैं जो मेजरली एशियन कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं कल्चरली बुद्धिज्म से कनेक्टेड है। वो बुद्धिज्म जब इमर्ज हुआ और धीरे धीरे फैलने लगा तो मेजरली एशियन कंट्रीज ने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया। और चूंकि कंट्रीज अगर कल्चरली कनेक्टेड होंगी तो आने वाले समय में दोनों कंट्रीज के बीच में, मतलब कि एशियन कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ाने में एक थोड़ा सा इजी हो जाएगा, या हमें कॉमन पॉइंट्स जब कंट्रीज के बीच में ज्यादा मिलते हैं तो दोनों के बीच में बायलैटरल रिलेशंस भी बेहतर होने लगते हैं। इसलिए इंडिया ऐसा एक एशियन बुद्धिस्ट समिट ऑर्गेनाइज करने वाला है कल से। ये समिट जब ऑर्गेनाइज हो जाएगा तब हम इसके पूरे पॉइंटर्स, किससे आने वाले समय में क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा और क्या क्या पॉइंट्स हमारे सामने निकल कर आए, इसे इन डेप्थ में समझेंगे। नेक्स्ट वन इज इंडिया एंड चाइना मेड सम प्रोग्रेस इन डिसएंगेजमेंट। बेसिकली हम सब जानते हैं 2020 से इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली वाले रीजन, लद्दाख वाले रीजन को लेकर के दोनों के बीच में टेंशंस चल रही थी। बट अभी इंडिया और चाइना ने स्टेप्स उठाए, डिसएंगेजमेंट की बात की गई, और जो लद्दाख का डेमचोक एंड डेप्सांग प्लेन्स है, दोनों रीजन्स में डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। ये एक वेलकमिंग स्टेप है। इससे हमें इंडिया और चाइना के रिलेशंस थोड़े बेहतर होते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट वन इज ऑन द न्यू कोस्टल जोन प्लान ऑफ केरला। बेसिकली अगर हम केरला की बात करें तो केरला की जो कोस्टल बाउंड्री है 590 किलोमीटर की कोस्टल बाउंड्री है। साथ के साथ वहां की पॉपुलेशन भी अधिक है। मेजरली देखा जाए तो 14 डिस्ट्रिक्ट्स में से 10 डिस्ट्रिक्ट्स कोस्टल रीजन को ही टच करती हुई दिखती है। ऐसा है कि हमने कुछ समय पहले कोस्टल रेगुलेशन जोन्स बनाए और कोस्टल रेगुलेशंस रूल बनाए, मतलब कि कौन सी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे अगर हमें कोस्टल रीजन का डेवलपमेंट करना है तो। सिमिलरली बट केरला के साथ केस थोड़ा सा अलग हो गया। पहली चीज, उसकी मेजॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो कोस्टल रीजन को लाइक करती है। दूसरी, जो केरला का डेंसिटी है वो इंडिया की डेंसिटी से भी डबल है। जैसे इंडिया की डेंसिटी 382 एवरेज पर्सन है, वहीं केरला की डेंसिटी उससे ज्यादा है। केरला की डेंसिटी है 859 पर्सन, मतलब कि वहां पे पॉपुलेशन भी अधिक हो गई, डेंसिटी भी अधिक हो गई, साथ के साथ उसका मेजर जो रीजन है वो कोस्टल एरिया से टच करता हुआ है। अगर हम नॉर्मल कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पर अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि वहां के लोग हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो उन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पा रही हैं। वहां के लोगों को उन रीजन्स का एक्सेस ही नहीं मिल रहा है। अगर हम किसी रीजन को कोस्टल रेगुलेशन जोन डिक्लेयर कर ले रहे हैं तो उसे प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, वहां पर थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल्स आ जाते हैं। इसलिए अभी केरला में कोस्टल रेगुलेशन जोन को थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया, मतलब कि वहां पर डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ लिबरलाइज चीजें की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए, अगर किसी कोस्टल रीजन जोन को आपने डिक्लेयर किया तो उसके आसपास के 100 मीटर तक के रीजन में आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। बट केरला के केस में इसे चेंज करके कर दिया गया 50%। इससे क्या होगा, 50 मीटर रीजन, इससे क्या होगा कि बड़ा रीजन आपको खाली मिल जाएगा, वहां पर आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। दूसरी चीज, बफर जोन का रीजन भी कम किया गया। जैसे कोई भी इकोसिस्टम रहता है, उस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए उसके आसपास के रीजन को भी प्रोटेक्टेड कर दिया जाता है और इसे बोला जाता है बफर रीजन। बफर रीजन क्या होता है, ऐसे रीजन्स रहते हैं जो कि अगर थोड़ा सा भी अगर किसी इकोसिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं तो बफर रीजन उन शॉक को अपने ऊपर ले लेते हैं और कोर जोन तक उसका इम्पैक्ट नहीं जाने देते। केरला के केस में बफर जोन का रीजन भी कम कर दिया गया। इससे देखने को मिल रहा है कि केरला में कहीं ना कहीं अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो डेवलपमेंट है वो हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ के साथ वो कोस्टल रेगुलेशंस रूल्स को भी फॉलो नहीं करेंगे।
इससे हो सकता है कि हमें आने वाले समय में थोड़ा सा केरला और सेंसिटिव होता हुआ नजर आए। अगर वहां पे सुनामीज या नेचुरल डिजास्टर, लैंडस्लाइड्स या फ्लड लाइक सिचुएशंस आ रही हैं तो उसका इफेक्ट हमें और भी ज्यादा बढ़कर देखने को मिल सकता है। साथ के साथ इस एडिटोरियल में मैनग्रोव्स की बात की गई। मैनग्रोव्स एक ऐसा वेजिटेशन है जो कि कोस्टल रीजन में ही ग्रो होता है। अगर कोई भी सुनामी आती है या कोई भी साइक्लोन आता है या टाइफून्स आते हैं, मतलब कि किसी भी तरह की ओशियन रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर आता है, तो मैनग्रोव्स जो रहते हैं वो फर्स्ट शॉक एब्जॉर्बर रहते हैं। मतलब कि जो डिजास्टर आने वाला रहता है उसका इम्पैक्ट मैंग्रोव्स कम कर देते हैं। बट जो अभी न्यू कोस्टल रेगुलेशंस रूल्स निकाले गए उसमें मैंडेटरी हटा दिया गया। मतलब कि पहले क्या होता था कि अगर कोई पर्सन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है तो उससे अपने आसपास मैनग्रोव को भी डेवलप करना पड़ता था, बट इस मैंडेट को हटा दिया गया। अब क्या होगा कि मैनग्रोव का भी एरिया हमें कम होता हुआ, श्रिंक होता हुआ नजर आएगा। सो ये सारे जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो हमें फ्रीडम जैसे लग रही है कि अब हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अब हम और बेहतर तरीके से रीजन को डेवलप कर सकते हैं। बट अगर एक क्लाइमेट के नजरिए से देखा जाए तो अगर हमें आने वाले समय में चीजें बिगड़ती हुई नजर आई, हैजार्ड्स आए, नेचुरल डिजास्टर्स आए, तो इसका इम्पैक्ट हमें और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होगा, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस, सोशल लॉस, ये सब हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस पूरे एडिटोरियल में यही चीजें डिस्कस की गई हैं। सो आगे बढ़ते हैं। What are major challenges faced by Indian cities? वी ऑल नो अभी अर्बनाइजेशन अपने पीक पर चल रहा है, मतलब कि अर्बन सिटीज में ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 40%, सॉरी 57.5% पॉपुलेशन अर्बन रीजन में रहती है। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का अप्रोक्स 40% पॉपुलेशन अर्बन रीजन में रहती है। अभी 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे ऑब्जर्व किया गया। सो कुछ चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें, ग्लोबल लेवल की बात करें, तो वहां पर ऐसा होता है कि जब किसी सिटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जब वहां लोगों की डिमांड बढ़ती है, तब रूरल एरिया से निकलकर लोग जाते हैं अर्बन एरियाज में और वहां जाकर के सेटल होते हैं। तो इससे क्या होता है कि अर्बन एरिया डेवलप होता है, वहां पर डिमांड क्रिएट हुई, तब जाके लोग वहां से रूरल एरिया से आए और उस डिमांड को फुलफिल किए, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किए। इससे अर्बन एरियाज पर, सिटीज पर कोई मेजर बर्डन क्रिएट नहीं होता। बट इंडिया के केस में ये बिल्कुल अपोजिट है। इंडिया में चूंकि रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटीज नहीं है लोगों के पास, इसलिए लोग रूरल एरियाज को छोड़ छोड़कर अर्बन एरियाज में जाते हैं। भले अर्बन एरियाज में रिक्वायरमेंट हो चाहे नहीं हो, बट स्टिल वो वहां जाकर रहते हैं। इससे क्या होगा कि अर्बन सिटीज बर्डन में आ जाती है। वहां पर ना इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उन एक्स्ट्रा लोगों के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रिसोर्सेज है, ना डेवलपमेंट है, ना रहने की जगह है, ना ही कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट स्टिल वो लोग आ गए, रूरल एरियाज छोड़ करके अर्बन एरियाज में आ गए और वो एज अ बर्डन होने लगे। सो पहला चीज जो हमें देखने को मिला मेजर डिफरेंस वो ये है कि ग्लोबल लेवल पर डिमांड के हिसाब से लोग जाते हैं, बट इंडिया में ये चीज अपोजिट हो गई। दूसरा चीज क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, हाउस होल्ड्स है नहीं, तो फिर डेवलपमेंट होता है सेमी अर्बन या पेरी अर्बन एरियाज का, और ये एरियाज मेजरली स्लम रीजन्स रहते हैं। स्लम रीजन्स में ना तो आपको पक्के हाउस देखने को मिलेगा, ना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ना ही उनका डेवलपमेंट प्लान्ड वे में रहता है। सो क्या होगा फिर, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, हर एक चीज क्वेश्चन के एम्बिट में आ जाएगी। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो इंडिया आज की डेट में फेस कर रहा है। सो हमें जरूरत है कि हम इस चीज को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करें, प्लान्ड वे में अर्बनाइजेशन को प्रमोट करें। कि अगर
रूरल पॉपुलेशन अर्बन रीजन की तरफ जा रही है, तो पहले उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए, हाउस होल्ड रहना चाहिए, सिक्योरिटी रहनी चाहिए प्लान्ड तरीके से, तब वो वहां पर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द ब्रिक्स समिट बूस्ट टू इंडिया ईरान टाइज। बेसिकली इस एडिटोरियल में इंडिया और ईरान के बीच में किस तरह से टाइज को बढ़ाया जा सकता है उसको डिस्कस किया गया है। इंडिया और ईरान के बीच में बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत मतलब कि चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं कि दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस बेहतर हो सके। फॉर एग्जाम्पल, पहला चीज तो ये है कि इंडिया ने ईरान की मदद की है, चाहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, चाहे ब्रिक्स हो जाए, दोनों में कहीं ना कहीं ईरान को एंट्री दिलवाने के लिए इंडिया ने मेजर रोल प्ले किया है। सिमिलरली इंडिया के लिए भी ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज, ईरान का अपना एक चाबहार पोर्ट है, साथ के साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इन दोनों इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में इंडिया एक लीड रोल प्ले कर सकता है। वहां पर पोटेंशियल है कि इंडिया उस अपॉर्चुनिटी को हार्नेस करे और दोनों कंट्रीज के बीच में कनेक्शंस, बायलैटरल रिलेशंस सुधर सके। ये तो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। इसके अलावा भी हमारे पास और भी सेक्टर्स हैं जिस पर इंडिया और ईरान डील आउट कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को सुधार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला चीज, अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान के पास पूरे ग्लोबल लेवल का बहुत वास्ट रिजर्व है, पेट्रोलियम का बोल लो, क्रूड ऑयल का बोल लो, या नेचुरल गैस का बोल लो। पहली चीज तो कि पूरे वेस्ट एशिया में जितना भी रिजर्व प्रेजेंट है उसमें से 24% जो रिजर्व है क्रूड ऑयल का, वो ईरान के पास है। सेकेंड थिंग, अगर आप ग्लोबल लेवल की बात करो तो ग्लोबल लेवल में 12%, पूरे वर्ल्ड का 12% जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस है वो ईरान के पास प्रेजेंट है। और हम सब जानते हैं कि आजकल की जनरेशन में मेजरली ड्राइविंग फोर्स जो है वो एनर्जी है। अगर आपके पास एनर्जी अवेलेबल है तभी आप अपनी टेक्नोलॉजी बना सकते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हो, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर कर सकते हो। सो ईरान के पास इतना पोटेंशियल है कि वो हमें हाई लेवल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एनर्जी सेक्टर में भी हम अपनी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। सो पहला चीज हुआ चाबहार पोर्ट, दूसरा चीज हुआ एनर्जी। द थर्ड वन इज लिंकेजेस। मतलब कि जो ईरान का मेजरली देखा जाए जियोग्राफी है वो ऐसी है कि वो स्वेज कैनाल से अभी दूर है। मेजरली जो वेस्ट एशिया से ट्रेड होता है वो स्वेज कैनाल की मदद से होता है, लेकिन स्वेज कैनाल बहुत ही सेंसिटिव रीजन है। अभी हमने देखा कि रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ, टर्की के ऊपर कुछ भी चीज होती है, इजिप्ट के साथ कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं स्वेज कैनाल को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है। मतलब कि वहां से ट्रेड कंडक्ट करवाना उतना इजी नहीं होता है, बट उसी चीज के लिए हमें एक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल करवाता है ईरान का चाबहार पोर्ट। पहली चीज कि हमें कनेक्टिविटी बढ़िया मिलेगी। दूसरी चीज, अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखते हैं, हम सब जानते हैं पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो अगर हमें ह्यूमैनिटेरियन एड भी पहुंचानी रहती है ना अफगानिस्तान को, तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। वहीं अगर हम चाबहार पोर्ट की बात करें तो चाबहार पोर्ट से लेकर के ईरान में ही एक रेलवे लिंक, उसके आगे फिर रोड लिंक की कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, जो कि हमें अफगानिस्तान तक का लिंकेजेस, अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए भी बहुत सही साबित हो सकती है। सो ये सारा पोटेंशियल है जो इंडिया और ईरान के बीच में है, जिसको इंडिया हार्नेस कर सकता है, एज अ अपॉर्चुनिटी यूज कर सकता है और ईरान के साथ डील आउट कर सकता है। साथ के साथ अगर एक्सचेंजेस की बात करें तो मिलिट्री कॉपरेशन में भी ईरान के पास काफी पोटेंशियल है। ईरान ने कई सारी बेहतर चीजें डेवलप की हैं, जैसे कि शॉर्ट एंड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, हाइपरसोनिक मिसाइल हो गया, आर्म्ड ड्रोन्स हो गए। इवन रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर ईरान ने ही अपने ड्रोन्स प्रोवाइड किए हैं।
मतलब कि उसके पास कैपेबिलिटी है, ईरान बनाता है ड्रोन्स और वो ग्लोबल लेवल पर उसकी डिमांड भी है। तो मिलिट्री कोऑपरेशन के सेक्टर में भी हम एक दूसरे के साथ रिलेशंस बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है काउंटर टेररिज्म। हम सब जानते हैं, हम कई बार पाकिस्तान के साइड से हमें टेररिज्म प्रमोट होता हुआ नजर आता है। इसी रिगार्डिंग अगर इंडिया और चाइना मिलकर के एंटी टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म जैसी चीजों को प्रमोट करेंगी तो हमें टेररिज्म कम होता हुआ नजर आएगा। ये सारे सेक्टर्स हैं जिनमें इंडिया और चाइना अपने बायलैटरल टाइज को और बेहतर बना सकती है। बट वही होगा कि ईरान इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर हम इजराइल के साथ हैं और इजराइल यूएसए के साथ है तो हम इतना फ्रीली ओपनली ईरान के साथ रिलेशंस नहीं बना सकते, क्योंकि यूएसए कई बार ईरान के साथ डील करने में सैंक्शंस लगाता है। ग्लोबल लेवल पर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसी वजह से हमारे ईरान के साथ इतने अच्छे डेवलप्ड रिलेशंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट्स वेयर पायलट्स कुड फियर टू लैंड। ये जो एडिटोरियल है ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली इस एडिटोरियल में एक दो एयरपोर्ट्स का डिस्कशन किया गया है, यूएई के एयरपोर्ट का डिस्कशन किया गया है, साथ के साथ इंडिया के चेन्नई के एयरपोर्ट का भी डिस्कशन किया है। होता क्या है कि यूएई में जो पोर्ट बना है वहां की जो लैंड थी और सॉइल थी उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं थी। मतलब कि कहीं ना कहीं वहां पे लूज सॉइल है और वी ऑल नो एयरपोर्ट अगर रनवे हमें बनाना है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बट इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से हमें कई बार वहां पर कुछ इंसिडेंट्स होते हुए नजर आते हैं। सिमिलरली इस एडिटोरियल को अगर मैं यूपीएससी से कनेक्ट करूं तो इंडिया में एयरपोर्ट्स को डील आउट करने के लिए हमारे पास एक अथॉरिटी है, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत काम करती है। बेसिकली इसे हमने 1995 में बनाया था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिला करके 1995 के बाद जो भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसको डेवलप करना, उसे मेंटेन करना, मैनेज करना, डिजाइन करना, हर चीज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आती है। अगर इसके अदर फंक्शंस की बात करें तो इंडियन एयर स्पेस का पूरा कंट्रोल इसी के अंतर्गत में रहता है। पैसेंजर टर्मिनल्स बनाने की बात हो, कार्गो टर्मिनल्स हो गए, या कोई भी एयर स्पेस में किस तरह से कम्युनिकेशन होगा, किस तरह से नेविगेशन होगा, इन सारी चीजों को डील आउट करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस एडिटोरियल में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डिस्कशन भी किया गया है, क्योंकि जब हमें चेन्नई एयरपोर्ट को एक्सपेंड करना था उस टाइम पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ही बाकी कंपनी से मिलकर के, प्राइवेट इन्वेस्टर्स से मिलकर के इस चीज को लेकर के मैनेजमेंट किया था। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट थी, वो हमने समझ ली। नेक्स्ट वन इज असम मेघालय विलेजर्स ज्वाइन हैंड्स अगेंस्ट सैंड माइनिंग। बेसिकली हुआ क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के आपस के रिलेशंस को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि स्टेट्स के बीच में टेंशन्स चल रही रहती है। स्टेट्स एक दूसरे के साथ डिस्प्यूटेड रीजन को लेकर के, ट्राइब्स को लेकर के, स्टेटस को लेकर के, इन सारी चीजों से लड़ते झगड़ते हैं। मतलब कि एक पेज पर मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमें देखने को नहीं मिलते। बट सैंड माइनिंग को लेकर के असम और मेघालय स्टेट दोनों के विलेजर्स आपस में मिलकर के कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं सैंड माइनिंग को लेकर के। अगर देखा जाए सैंड माइनिंग मतलब कि जो हम सब जानते हैं वहां पर मेजरली ब्रह्मपुत्र रीजन बेल्ट है। उस रिवर बेड से आप जब सैंड एज अ नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करते हो उसे बोला जाता है सैंड माइनिंग। रिसेंट टाइम में हमें इलीगल सैंड माइनिंग बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसी को लेकर के विलेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम देखें कि इसके पीछे रीजन क्या है, इतनी ज्यादा इलीगल सैंड माइनिंग क्यों हो रही है, तो पहला चीज
लैक ऑफ रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट, हमारे पास कोई मेजरली अथॉरिटी नहीं है जिसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो सैंड माइनिंग को रोके। सेकेंड, हाई डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। वी ऑल नो, हमने पहले भी डिस्कस किया कि किस तरह से अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बहुत हाई लेवल की बढ़ रही है, और हमारे पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए बेसिक चीज सैंड ही अवेलेबल है, इसलिए उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड ज्यादा होने की वजह से इलीगल माइनिंग भी हो रही है। द थर्ड वन इज करप्शन एंड माफिया इन्फ्लुएंस। वी ऑल नो, लैक ऑफ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स, हमारे पास सैंड को रिप्लेस करने के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं अवेलेबल है, इसलिए हम सैंड के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है और उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम उसे इलीगली माइन कर रहे हैं। वीक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि सैंड माइनिंग से क्या एनवायरमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा उस चीज को भी इम्प्लीमेंट बेहतर तरीके से नहीं किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि हम सैंड माइनिंग को करने से हमारे पास क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। पहला चीज, इरोजन एंड हैबिटेट लॉस। वी ऑल नो कि जो रिवर है, रिवर का जो बैंक रहता है उसके आसपास जो सैंड रहती है वो एक प्रॉपर अपने आप में एक इकोसिस्टम है। सो अगर आप उस सैंड को माइन आउट कर दोगे तो कहीं ना कहीं उस इकोसिस्टम में जो भी स्पीशीज रह रही होंगी उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा। साथ के साथ इरोड होने की वजह से वहां पर इरोजन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज फ्लडिंग एंड इंक्रीज्ड सेडिमेंटेशन। जैसे बैंक्स के पास सैंड रहती है तो उसकी वजह से जो फ्लड वाटर है वो उस बैंकमेंट के अंतर्गत ही रहता है, कहीं ना कहीं वो एक नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करती है। बट जब इरोजन हो जाएगा तो जो एक बना हुआ पाथ है रिवर का, पाथ अपने रास्ते से, मतलब रिवर अपने रास्ते से भटकने लगेगी और भटकने की वजह से, अपने चैनल चेंज करने की वजह से आसपास के एरियाज में फ्लडिंग लाइक सिचुएशन देखने को मिलेंगी। ग्राउंड वाटर डिप्लेटेशन, जो सैंड रहती है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी मदद करती है। रेन होगी तो उससे वो रेन वाटर एब्जॉर्ब करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में सैंड मदद करती है। बट जब उसकी माइन आउट हो जाएगा तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं हो पाएंगे, अलग से डिप्लीट होने लगेंगे। बायोडाइवर्सिटी लॉस, ऑलरेडी डिस्कस्ड, जब आपका हैबिटेट लॉस हो जाएगा तो जो वहां की स्पीसीज है वो कहाँ जा करके रहेंगी, उनका हैबिटेट भी लॉस होने लगेगा। ये सारे जो कंसर्न्स हैं ये हैं सैंड माइनिंग से रिलेटेड। बट ऐसा नहीं है कि सैंड माइनिंग को गवर्नमेंट ने एकदम नेग्लेक्ट ही कर दिया है। गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेप्स उठाए। फॉर एग्जाम्पल, मिनरल्स एंड माइंस एक्ट के अंतर्गत 1950 के अंतर्गत गवर्नमेंट ने सैंड को माइनर मिनरल डिक्लेयर कर दिया है। माइनर मिनरल डिक्लेयर करने से क्या होगा कि इसकी जो अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आ जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट अब रीजन स्पेसिफिक कि किस रीजन में कितनी सैंड माइनिंग हो रही है, उसका क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है, इन सब चीजों को डेप्थ में एनालाइज करके उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। साथ के साथ हमने कुछ गाइडलाइंस भी इशू किए हैं कि कौन सैंड माइनिंग कर सकता है, प्रॉपर उसके लिए लाइसेंस लेना, अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल रहती हैं लाइसेंस देने के लिए। ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए सैंड माइनिंग को रोकने के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ। हमारी फर्स्ट न्यूज है नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल। बेसिकली 2010 से 2020 तक में जो ये नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल है इनकी पॉपुलेशन 25% से गिर गई थी, मतलब कि बहुत ज्यादा इनकी पॉपुलेशन में कमी आ गई थी। बट अभी 2020 के बाद से अगर देखा जाए तो इनकी पॉपुलेशन 4% से इंक्रीज हुई है। नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल बेसिकली एक माइग्रेटरी एनिमल है, माइग्रेटरी व्हेल है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलती है। विंटर्स के टाइम पर ये वार्मर वाटर की तरफ मूव हो जाती है, मतलब कि इक्वेटोरियल रीजन की तरफ आ जाती है, और समर्स के टाइम पर ये वापस से पोल्स की तरफ चली जाती है। क्यों? क्योंकि पोल्स में इन्हें कूल वाटर देखने को मिलता है। हैबिटेट माइग्रेटरी रहती है, यहाँ वहां शिफ्ट होती रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी डिस्कस्ड, अटलांटिक वाटर, यूएसए वाला रीजन, कनाडा वाला रीजन। साथ के साथ अगर कंजर्वेशन स्टेटस देखा जाए तो IUCN में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। नेक्स्ट वन इज सेंटर नोटिफाइज गाइडलाइंस ऑन सी वीड्स इंपोर्ट। यूनियन गवर्नमेंट ने
सीवीड इंपोर्ट को लेकर के गाइडलाइन इशू की है, बेसिकली हाई क्वालिटी ऑफ सीवीड आए इंडिया में, इसके लिए उन्होंने गाइडलाइन इशू की है। पहला चीज कि अब जो भी इंपोर्ट होने वाला होगा उसके लिए पहले डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हमारे सीवीड की ये क्वालिटी है और इस क्वालिटी का सीवीड हम इंपोर्ट करने वाले हैं। जब डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी उस चीज का अप्रूवल दे देगी तब जाके वो सीवीड आप इंपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए प्रॉपर एक नेशनल कमेटी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक एक्वेटिक स्पीसीज इनटू इंडियन सी वाटर्स, इस कमेटी के द्वारा आपकी एप्लीकेशन रिव्यू की जाएगी, तब जाके आपको अप्रूवल मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो इंडियन फिशरी है या यूं कह ले इंडियन फार्मर्स हैं, उनको एक क्वालिटी सीवीड मिलेगा, जिससे कि जो कोस्टल वाटर है या यूं कह लो कोई भी वाटर बॉडी का वाटर है वो पॉल्यूटेड नहीं होगा, उस पर और भी ज्यादा फिशरी का प्रोडक्शन हो पाएगा, जिससे फार्मर्स की इनकम या फिशरी जो फिशिंग करते हैं लोग उनकी इनकम डबल हो पाएगी, उनको बेनिफिट्स हो पाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है सीवीड को समझना। सीवीड एक तरह की मरीन एल्गी है जो कि शैलो कोस्टल रीजन में डेवलप होती है। इसका बेसिकली क्या काम रहता है, ये एज अ फूड काम करती है। जो बाकी के एनिमल्स रहते हैं, फिशेज रहती हैं, उन सबके लिए एज अ फूड काम करती है, और जहां पर सीवीड डाली जाती है वहां पर फिशरीज का प्रोडक्शन अच्छा रहता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। होप यू ऑल लाइक द सेशन। थैंक यू।